हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, और इसमें कई लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंच चुका है। अगर उन वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिएगा, बिकॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के साथ साथ वेरियस फोर्सेस इन मैकेनिक्स, इवन लास्ट जो क्लास आपके पास गया हुआ है उसमें हमने इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्कस किया है। और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है उससे थोड़ा एडवांस है, आप देखिए उस वीडियो को पहले। अब इस वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो कंप्लीटली बेस्ड होगा इम्पल्स कॉन्सेप्ट के ऊपर, और इम्पल्स आपके एनसीईआरटी में भी जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, लेकिन इम्पल्स को हम कॉन्सेप्ट वाइज समझने का कोशिश करेंगे। आप अगर स्कूल में पढ़ चुके हैं, अदर जगहों पे पढ़ चुके हैं, तो इम्पल्स का फॉर्मूला आप लोगों को आता है, नो इट वेरी वेल, दैट इज इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और टाइम पीरियड यू कैन से। तो हम उस जगह तक पहुंचेंगे उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाने का ट्राई करते हैं कि व्हाट इज इंपल्स, एक्चुअली फिजिबिलिटी क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, इंपल्स क्या है, इस बात को समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक पहुंचने से पहले हम कुछ बातों को और समझेंगे। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। व्हेन अ लार्ज फोर्स वर्क्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। एक नया टाइप का फोर्स आपके सामने आ रहा है। इफ देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, एक छोटा सा इंटरवल के लिए एक लार्ज फोर्स लगा रहा है। अरे भाई साहब, गन, अरे गन है आपके पास, मान लीजिए, मत मानिए मत मानिए, तो केस हो जाएगा। कोई बंदा के पास गन है और वो गन फायर कर रहा है, किसी चीज पे जाके स्ट्राइक किया, तो आप बताइए, जब वो स्ट्राइक कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक कर रहा है, फोर्स लगा रहा है उस पर। बहुत ही कम टाइम के लिए वो कांटेक्ट में रह रहा है, इजंट इट। अगर वो रिजिड बॉडी नहीं है तो, रिजिड बॉडी मतलब समझ में आ रहा है कि मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है जिस पर फायरिंग किया वो लोहा है तब तो बड़ा मुश्किल है, लोहा पर बात नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। रिजिड बॉडी नहीं है, हार्ड हो सकता है, जो भी हार्ड होता है वो ब्रिटल होता है, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आता है, लेकिन रिजिड नहीं होना चाहिए, ये बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए फायरिंग किया, तो फोर्स जाकर के उस ऑब्जेक्ट पे लगाया, और फोर्स काफी कम टाइम के लिए लगा, लेकिन फोर्स काफी ज्यादा अमाउंट में लगाया जाता है। काफी ज्यादा फोर्स से जाकर के कांटेक्ट में आया और काफी कम टाइम के लिए कांटेक्ट में आया, ये कह सकते हैं। तो हम कह रहे हैं वो जो फोर्स उस गोली ने लगाया उस ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो जो बुलेट है, वो बुलेट उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स, बिकॉज द अमाउंट ऑफ फोर्स इज वेरी लार्ज देन द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, isn't it? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? What is impulsive force? Impulsive force is the force, impulsive force is the force which is very large in comparison to time of contact, or applied for very small time interval is called impulsive force. बहुत कम समय के लिए अगर large amount of force कहीं अप्लाई होता है, that is called impulsive force. सिर्फ हमने impulsive force क्या है ये बताया। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि ये जो impulsive force है ना, an impulsive force do not remains constant. ये जो इंपल्सिव फोर्स होता है कांस्टेंट कभी नहीं होता है, ये चेंज होता है, ये चेंज होता है। इंपल्सिव फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इस व्हाइट बोर्ड पे हम इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, इट मे बी कांस्टेंट, नो, इजंट इट? इट मे बी कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन मी कि हमने कितना फोर्स लगाया। लेकिन ये जो इंपल्सिव फोर्स है, ये इंपल्सिव फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, वेरी करता है ना। हाउ इट वेरीज, सवाल ये है। तो आगे लिख रहा है, बट चेंजेस फर्स्ट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। पहले इस फोर्स का स्टार्टिंग कहां से होता है? 0 से होता है, मैक्सिमम तक जाता है, एंड देन फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, देन फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। ये जो इंपल्सिव फोर्स है, इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें आप तो किस तरह से बना सकते हैं? टाइम के साथ साथ, इधर टाइम है मान लीजिए, और इधर जो है वो फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स है। तो पहले 0 से शुरू करेगा, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा, और फिर 0 तक वापस चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? सो दिस इज द इंपल्सिव फोर्स, दिस फोर्स इज इंपल्सिव फोर्स। पहले 0 से मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट नहीं बोलने का मतलब, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स तक जाएगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे घट जाएगा। आप सोचिए एक बार जरा, फिर से वापस उसी सिचुएशन पे लेके जाते हैं। एक गनमैन गन लेकर के फायर कर रहा है, बुलेट फायर हो चुका है ऑब्जेक्ट पे जाकर के, जब ये टच हुआ उस समय फोर्स कितना था? 0। ये धीरे धीरे मैक्सिमम इसको ले जाने का कोशिश करेगा, मतलब
जिस ऑब्जेक्ट पे ये टकरा रहा होगा उस पर मैक्सिमम इफेक्ट डालने का कोशिश करेगा और मैक्सिमम इफेक्ट डालने के बाद वो धीरे धीरे फोर्स खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा, फील हो रहा है? क्या कोई गनमैन बुलेट फायर करने के बाद निश्चिंत हो गया कि सारा पाकिस्तानी को उड़ा दिए? ऐसा होता क्या? ना दोबारा भी गन चलाना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि एक बुलेट चलाने के बाद जो है वो एक ऑब्जेक्ट पर फायर किया हो सकता है, 2 ऑब्जेक्ट पे फायर किया, लेकिन उसका इंपैक्ट फिर खत्म होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो वही है क्या? इंपल्सिव फोर्स, कि जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम इंपैक्ट डालेगा और मैक्सिमम इंपैक्ट डालने के बाद धीरे धीरे फिर उसका इंपैक्ट जीरो हो जाएगा। ना एक ही गोली से सारा पाकिस्तान उड़ा देगा? नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है ना। मतलब इंडिया का हम मतलब बुराई नहीं कर रहे, ये फिजिक्स है, इस बात को समझिए। एक गोली से पूरा पाकिस्तान उड़ नहीं सकता है ना, क्योंकि उसका इंपैक्ट मैक्सिमम तक जाएगा फिर उसको कम हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट गोली मारेंगे। लेकिन आगे बात करते हैं। इन सच केस वी मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि जब फोर्स हम लगा रहे होते हैं, जीरो से मैक्सिमम गया और मैक्सिमम से फिर जीरो हो गया, उस सिचुएशन में हमें यह काम करना होता है कि जो फोर्स है उसका टोटल इफेक्ट कितना पड़ा, ये मेजर करते हैं कि एक गोली फायर किया कितना पाकिस्तानी मरा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? टोटल इफेक्ट निकाला जाता है। फिर से कह रहे हैं, इन सच केस, ऐसा जब केस होता है तब का बात हो रहा है सिर्फ, वी मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, और ये जो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स आप निकालेंगे, साला यही इंपल्स है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स है वही क्या है? इंपल्स है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को यहां पर पॉइंट आउट किए हैं हमने। इंपल्स ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये जो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स है, इसी का मेजर जो है, इसी का जो मेजरमेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इंपल्स इक्वल टू, बच्चा जो तुम लोग को ये बात लिखाया है, ध्यान दीजिएगा, इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम जो लिखाया है, ये बात तो बेवकूफी वाला बात हो गया, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये तो फोर्स कांस्टेंट है ही नहीं। क्या बोलेगा? फोर्स 2 न्यूटन लगा है। अरे 2 न्यूटन लगा है तो जीरो से शुरू करके 2 न्यूटन मैक्सिमम हुआ होगा, और फिर मैक्सिमम से फिर जीरो हुआ होगा। दिस फोर्स इज वेरिएबल, इंपल्सिव फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? इंपल्सिव फोर्स है। एंड दिस फोर्स इज वेरिएबल, शुरू में ही बोल चुके हैं। एंड इंपल्सिव फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। तो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ इंपल्स इफ आई राइट इंपल्स एज आई? आई इज इंपल्स, अगर इंपल्स है। कोई 12 का बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आई इज नॉट इलेक्ट्रिक करंट, आई इज इंपल्स। चलिए वापस आते हैं। इंपल्स फिर क्या लिखे हम अगर फोर्स इनटू टाइम नहीं लिखे तो? हियर द फोर्स इज वेरिएबल। अगर कभी भी कोई वेरिएबल होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी कोई वेरिएबल होता है, उसको अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो आप इंटीग्रेशन का यूज करते हो कि नहीं करते हो? अगर आपको इस तरह से याद नहीं आ रहा तो हम आपको और तरीका से याद कराने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन का जनरली यूज कब हम करते हैं? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आपके पास मान लीजिए एक इस तरह का ग्राफ है, इधर आपने फोर्स लिया है, इधर आपने टाइम लिया है, और इस तरह का ये जो फोर्स है वो 2 न्यूटन का है मान लीजिए, और ये जो आपने टाइम लिया है यहां तक 2 सेकंड का टाइम लिया है। आपको बोला इंपल्स निकालिए, फट से आप फॉर्मूला लगा दिए, आपने जो पढ़ा है कि नहीं? फोर्स कितना है सर? 2 न्यूटन, और टाइम कितना है? 2 सेकंड, दैट इज कितना हो गया? 2 2 जा 4 सर, न्यूटन सेकंड। क्या हो गया यूनिट? न्यूटन सेकंड। ये निकाल दिया आपने, क्योंकि ये जो फोर्स है ये क्या है? कांस्टेंट है, देखिए है कि नहीं? अरे स्ट्रेट लाइन बनाए, कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ इंटीग्रेशन वगैरह का कोई जरूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं ये जो फोर्स है वो इस तरह का होता ही नहीं है, वेरी करता है। समझ में आ रहा है? तो जब ये ग्राफ को आप इस तरह से चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इधर टाइम है, इधर इंपल्सिव फोर्स है, और ये ग्राफ इस तरह से कुछ है, तब आप इसका एरिया निकालेंगे। बोले सर एरिया, यहां भी क्या किया था? यहां भी तो एरिया ही निकाला था, लेंथ इंटू सॉरी लेंथ इंटू हाइट, यही तो किया था, इजंट इट? अरे फोर्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है ना, उसे इंपल्स कहते हो। आपने वही काम किया, फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई किया, मतलब इस रेक्टेंगल का क्या निकाला था? एरिया ही निकाला था। अगर आपके पास ये ग्राफ है फोर्स का कि बढ़ रहा घट रहा, वेरिएबल है, तब आप क्या कीजिएगा इस एरिया को निकालने के लिए? सर याद आ गया, आपने बेसिक मैथ में इंटीग्रेशन बताया था। अगर ये फोर्स क्या है? ये फोर्स का ग्राफ है, और ये फोर्स वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ ये चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस ग्राफ
का एरिया निकालेंगे, और इस ग्राफ का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा सर, फोर्स इनटू टाइम तो करेंगे, लेकिन फोर्स यहाँ वेरिएबल है इसलिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। सो हियर द इंपल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू dt, यू कैन से dt इज द टाइम, कितना टाइम, छोटा सा टाइम के लिए कितना फोर्स लग रहा है, और टाइम कहां से कहां तक शुरू कर रहे हो, मान लेते हैं t1 से t2 तक। बोलिए क्लियर है कि नहीं? लेट्स सपोज हियर द टाइम इज t1 एंड दिस इज टाइम t2। क्लियर है कि नहीं है? दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ impulse, okay, and f is impulsive force here. I must write here it is a vector quantity, आगे जाके लिखा हुआ है। so force is also a vector quantity। तो आप पूछ सकते हो सकता कोई बच्चा ऐसा पूछे कि सर f डॉट dt लिखेंगे कि f क्रॉस dt लिखेंगे, दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सुनो ध्यान से बाबू, ये dt जो है टाइम है, एंड टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, isn't it? तो स्केलर के साथ वेक्टर को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस और डॉट मत देखा कीजिएगा, क्रॉस डॉट तब देखा जाता है जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे डॉट और क्रॉस कुछ भी नहीं होगा, सिंपल चीज है, जो आप अलजेब्रा में करते हैं ना 2 into 2 वैसा कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। बहुत बच्चा पूछता है तो क्लियर कर दिए हम ही। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ जो फोर्स होगा, ये फोर्स हमेशा वेरिएबल होगा, टाइम के साथ साथ ये चेंज होगा। और किस तरह से चेंज होगा? पहले जीरो होगा, जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचेगा, जीरो से मैक्सिमम फोर्स तक पहुंचेगा, और इस मैक्सिमम फोर्स से फिर वापस जीरो तक जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब सवाल पूछेगा कि कहां से कहां तक आपसे पूछ रहा है, उस हिसाब से आप बैठाइएगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ऑब्वियसली। समझ में आ गया है? क्लियर है? अगर आपको डायरेक्ट इंपल्स निकालने बोलेगा कि पर्टिकुलर फोर्स के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए इंपल्स बताइए, तो आप निकाल दीजिएगा इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। बट दैट इज पर्टिकुलर टाइम पर इंपल्स कितना है। एक्चुअली इंपल्स क्या होता है? द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स होता है। एक्चुअली किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब आप निकालते हो ना, तो ऐसे निकालते हो। समझ में आ रहा है? यही है इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। बट फॉर व्हाट? फॉर अ पर्टिकुलर, फॉर अ इंस्टेंटेनियस टाइम, फॉर अ इंस्टेंट। समझ में आ रहा है? दैट इज एफ इंटू टी। बट अगर होल इंटरवल के बारे में बात हो रहा है, शुरुआत से लेके अंत तक की बात हो रही है, तो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Force is integrated with respect to time from t1 to t2, that is initial time to final time. This is impulse, total effect of the force, isn't it? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब थोड़ा बहुत फील होना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हैं, उसको कर लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे। बच्चा जब तक एग्जाम्पल लेके फील नहीं करेंगे, मजा नहीं आएगा इंपल्स पढ़ने में। और समझते हैं, हमने अभी बताया कि इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमने लिखा है वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि ये बना हुआ वेक्टर से, फोर्स इज अ वेक्टर। तो फिर इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स जिधर होगा उधर ही होगा, एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। जिधर फोर्स है, इंपल्स भी उधर ही होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए छोटा छोटा 2 पॉइंट और है। डायमेंशन क्या होगा इसका निकालते हैं। तो सर डायमेंशन क्या होगा? यहां हमें दिख रहा फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सर? mlt-2। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t। तो इसको सॉल्व करके आप लिख लोगे, क्या हो जाएगा? mlt-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इंपल्स। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जहां तक सवाल है यूनिट का, तो यूनिट आप ऐसा यूनिट पे पहले बात कर लीजिए, ऐसा यूनिट, फिर सीजीएस पे भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? तो हमने यहां पर वैसे लिखा था, क्या है वैसे वहां छोड़ दीजिए, यहीं पे देखिए, ये क्या है? एफ, दैट इज न्यूटन। ये टाइम क्या है? सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? लेकिन इसे और तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे सर? तो देखिएगा ध्यान से। आप कह रहे हैं न्यूटन और सेकंड, किस वजह से? क्योंकि एफ और टी है ना, एफ इंटू टी है। एफ के लिए आपने न्यूटन लिख दिया और टाइम के लिए आपने सेकंड लिख दिया, क्या हो गया? न्यूटन सेकंड हो गया। समझ में आ गया सर? ये बताइए कि कुछ और कैसे लिखे? तो एफ की जगह क्या आप एम ए लिख सकते हैं? हाँ सर, एम ए इंटू टी। तो एम के लिए केजी लिख दिया, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, टाइम के लिए अगेन सेकंड लिख दिया। ये सेकंड, एक सेकंड को काट देगा, क्या बचेगा? केजी मीटर पर सेकंड। एक और यूनिट होता है इसका, केजी मीटर पर सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों ही ऐसा ही है, न्यूटन सेकंड बोलिए या केजी मीटर पर सेकंड बोलिए। क्लियर है कि नहीं? एक ही बात है। ठीक है, ये बात रहा ऐसा यूनिट का। चलिए अब हम सीजीएस यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में न्यूटन को क्या कहते हैं? फोर्स को हम किसमें मेजर करते हैं? डायन में। किसमें? डायन में। अगर आप मेरा फोर्स वाला वीडियो देख चुके हैं तो उसमें हमने बताया है, फोर्स के जगह में, न्यूटन के जगह में क्या आ जाएगा? डायन आ जाएगा, और सेकंड के जगह में तो सेकंड ही रहेगा, तो डायन सेकंड हो जाएगा इसका सीजीएस यूनिट। क्लियर है कि नहीं? बाकी इस तरह से जो आपने लिखा था केजी मीटर पर सेकंड, उसको कैसे लिखेंगे? तो केजी के जगह में क्या हो जाएगा? जी।
किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की जगह तो सेकंड ही रहेगा। तो क्या आपको क्लियर है? आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। आपको पता होगा न्यूटन से डायन में कैसे जाएं, डायन से न्यूटन में वापस कैसे आए। ये सब बातों पर अब हम नहीं जा रहे हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे इम्पल्स का, और उससे पहले ये फॉर्मूला रट्टा मार देना चाहिए, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, द इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। इजंट इट क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम देखेंगे फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। जैसे कि मैंने बताया, फोर्स टाइम ग्राफ जब भी दिया रहे, उसके जो भी कर्व है उसके अंडर में जो ग्राफ होगा, उसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होता है? इंपल्स के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं? या टोटल इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स, एक ही बात है। इंपल्स मतलब टोटल इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स, एक ही बात है। इंपल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। लेट सपोज आपके पास एक ग्राफ है, ये ले लीजिए आप फोर्स, इंपल्सिव फोर्स इधर आपने लिया और इधर आपने ले लिया टाइम। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं? आपने इस तरह से जो है ग्राफ को बना दिया। दिस इज योर ग्राफ। ओके ओके ओके। अब बताइएगा जरा, ये ग्राफ है अगर, तो आप इसको, इसके नीचे का एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको ड्रॉ करना होगा इस तरह से। क्लियर है कि नहीं? टाइम यहां से स्टार्ट हुआ, लेट सपोज यहां पर एंड हुआ है। ये जो टोटल टाइम है वो कितना टाइम है, मान लेते हैं टी है। और ये क्या है, ये आपको कितना फोर्स का दिख रहा है, क्या फोर्स है यहाँ पर, कितना फोर्स है, तो मैक्सिमम फोर्स हम मान लेते हैं कितना है, एफ है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो इस समय जब आप इंपल्स निकालेंगे तो इंपल्स इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, कहां से कहां तक, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक। क्लियर है कि नहीं है? अरे फॉर्मूला तो यही है, कोई दिक्कत नहीं। और इंटीग्रेशन का मतलब, ये जो फोर्स है इसका इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व अगर है, एरिया अंडर एफ टी, फोर्स टाइम कर्व, दैट इज ग्राफ भी बोल सकते हैं, तो एरिया निकाल लो। अरे ट्राइंगल है यार, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द बेस? टी इज द बेस, हाइट इज द फोर्स। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल गया, हाफ एफ टी इज को यहां पर इंपल्स के बराबर होगा। फॉर दिस पर्टिकुलर कर्व, आई एम नॉट सेइंग इट इज ऑलवेज, फॉर दिस पर्टिकुलर कर्व तो इस तरह से निकाला जाएगा, ये कहा जा रहा है, तरीका बताया गया। कर्व वहां कुछ और होगा तो कुछ और हो। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं। अब बोला जा रहा है, इफ एफ ए भी इज द एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अगर आपके पास एवरेज मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तब आप कैसे डील करेंगे? एवरेज मैग्नीट्यूड, एवरेज मतलब समझ में आ रहा है? आपको पता है ये चीज कि भाई, चलो ग्राफ से समझाते हैं। आपको ये बात पता है सर कि क्या होता है, जो इंपल्सिव फोर्स होता है ना, मैक्सिमम तक चलता है फिर जीरो हो जाता है। ये अगर आपको पता है तो एवरेज क्या होगा, एवरेज मतलब समझ में आ रहा है? एवरेज मतलब यहां कहीं होगा इसका बीच में से सर, दिस इज एफ एवरेज। अगर एवरेज दिया हुआ, अरे समझ में आ रहा, कभी फोर्स जीरो है तो कभी मैक्सिमम भी तो है। तो एवरेज का बारे में बात कर रहे हैं कि एवरेज फोर्स इज गिवन टू यू, तब आप कैसे डील करेंगे? तो इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है वो तो वही है, T1 से T2 तक फोर्स को इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर ये फोर्स क्या दिया हो, एवरेज फोर्स दिया हो, जो कि कांस्टेंट होगा, एवरेज फोर्स तो हमेशा कांस्टेंट होता है। अरे एवरेज कुछ भी चीज अगर आपको दे रहा तो कांस्टेंट है, किसी भी चीज का एवरेज निकाल रहे हो मतलब वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया जाता है। तो आप जैसे ही फोर्स को बाहर निकालिएगा, एफ ए भी इस तरह से, और डी टी ऐसे लिखेंगे, कहां से कहां तक, T1 से T2 तक। इंटीग्रेट कीजिएगा डी टी का तो क्या आएगा, टी आएगा। एफ ए भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आएगा। और लोअर लिमिट है आपका T1, हायर लिमिट है आपका T2। तो यहां से आपका निकल करके क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं, एफ ए भी यहाँ पे T2 मैक्स लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिसे आप डेल्टा टी कह सकते हैं। ये सब क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे ध्यान दो, एफ ए भी है ना, ये मान लो यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, इन दोनों के बीच जो टाइम है वो क्या है, डेल्टा टी है, दैट इज T2 माइनस T1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एफ ए भी डेल्टा टी। जब भी याद रखिएगा, अगर एवरेज फोर्स सवाल में दिया हुआ है, अगर एवरेज फोर्स सवाल में दिया हुआ है तो आप टाइम इंटरवल के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी भी आपको जो पढ़ाया गया है
आपको स्कूल में जो बातें कहा गया है वो ये कहा गया फोर्स इनटू टाइम, एंड दैट फोर्स इज एवरेज फोर्स। एक्चुअली आपको ये बिल्कुल बताया नहीं गया होगा कि ये फोर्स असल में 0 से स्टार्ट हुआ था, मैक्सिमम तक गया था, फिर घट-घट के 0 हुआ है। आपको बीच का एक फोर्स बता दिया गया है कि इतना अमाउंट का फोर्स अगर लगभग इसमें लगा है, लगभग बोलने का मतलब एवरेज फोर्स इसमें लगा है, उसको टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? इम्पल्स आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली कहाँ से आया? यहाँ से आया। समझ में आ रहा है? एक्चुअल जो डेफिनिशन इम्पल्स का ये है, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स है ये, और इम्पल्सिव फोर्स वेरी करता है बच्चा। अगर यहां पर एवरेज फोर्स लगाओगे तब ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और उसके बाद ये चीज होगा। क्लियर है? तो एक एग्जांपल लेके देखें, आप लोग अगर लिख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आपने ये फॉर्मूला को पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा एग्जांपल लेके एनालिसिस करते हैं तो समझ में आएगा। तो आपने इम्पल्स का जो फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, और यू मे राइट इट एज एफ ए वी, यस और नो, डेल्टा टी। फाइनली आपने ये बात पढ़ा। इससे ये बात आप रेफर कर सकते हैं कि अगर आपको कभी भी एवरेज फोर्स निकालना होगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कभी भी एवरेज फोर्स निकालना होगा तो इंपल्स डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कर सकते हैं। साथ में एक बात और कि ये जो पूरा काम आप कर रहे हैं, इस पूरा काम के साथ आप अगर डेल्टा टी डिवाइड करेंगे तो भी एवरेज फोर्स ही निकलेगा। यस सर, ये अगर एवरेज फोर्स निकालना है, सो यू हैव टू डिवाइड डेल्टा टी विद दिस और दिस, इजंट इट? तो हम ये लिख के रख रहे हैं कि ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, आप बाद में बताइएगा कि ऐसा क्यों किया गया। क्लियर है कि नहीं? एफ डी टी मान लीजिए लिख रहे हैं, इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम अपॉन डेल्टा टी हम लिख के रख रहे हैं। अगर एवरेज फोर्स हमें निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा, और कब करना होगा उसके बारे में बात करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल, और वहां पर फोर्स जो दिया हुआ है वो वेरिएबल है, बदल रहा है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। लाइक दिस, मान के चलिए इस तरह से दिया हुआ है कि 2t+3, इस तरह से लिखा हुआ। क्लियर है कि नहीं? तो आपके पास ये फोर्स है, तो बाहर निकालने में टाइम नहीं लगेगा, पढ़ा रहे इज्जत से पढ़ो। क्या है? एक फोर्स है 2t+3। तो हम बोल रहे हैं कि जो t = 0 है जिस समय, उस समय फोर्स बताइए जरा, आप क्या बता सकते हैं? सर t की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर विल बी 3 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है। जब t = 1 है तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन। जब t = 2 है, 2 लिख रहे हैं मतलब 2 सेकंड के बारे में बात हो रहा है, ठीक है? फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 2 4, 6 7 8 न्यूटन। जब t = 3 है, उस समय फोर्स क्या हो जाएगा? 3 2 6 + 3 9 न्यूटन ना? यस और नो? 3 2 6 7 8 9 9 न्यूटन। कोई दिक्कत? यहाँ पे कुछ गलती किए हैं। 2 2 2 4 4 + 3 4 5 6 7 7 न्यूटन होता है, 8 न्यूटन। अभी भी आप लोग आंख खोलिए, गलती होगा बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? आगे बात करते हैं। सर हमको इम्पल्स निकालना है। चलिए इम्पल्स 2 तरीके से निकालेंगे। एक तो ये तरीका है निकालने का, और एक ये तरीका है निकालने का। तो पहले इस तरीके से निकालने का प्रयास करते हैं। I = इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम हमने कर लिया, और एफ डी टी हमने लिख लिया। और यहाँ पर ये जो एफ है वेरिएबल फोर्स होता है, तभी तो इंटीग्रेशन के अंदर में रखते हैं। और फोर्स आपको दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन है फोर्स का, इसको पुट कीजिए यहाँ पर। तो चलिए पुट करते हैं। क्या है? 2t+3 dt। कहां से कहां तक? इनिशियल टाइम हमारा 0 है, फाइनल टाइम हमारा 3 है, 0 to 3। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान दीजिए। अब 2t का इंटीग्रेशन अलग से कीजिए और 3dt का इंटीग्रेशन अलग से कीजिए। बाय पार्ट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2t dt, और फिर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 3dt। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, 0 to 3, 0 to 3। क्लियर है कि नहीं? कांस्टेंट है 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेट कर रहे हैं t का dt के रेस्पेक्ट में, तो t²/2 दैट इज 0 to 3 प्लस 3 है कांस्टेंट तो बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन बच्चा ओनली t होता है, 0 to 3। आगे ध्यान दीजिएगा, ये 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए आप। तो t के जगह पे हम 3 बैठाएंगे, t² दैट इज 3² दैट इज 9, और एक बार फिर माइनस करेंगे 0²। तो यहाँ पे क्लियर आ जा रहा है 9।
अब प्लस यहाँ पर 3 है, ये 3 एक बार बैठाएंगे सिंपल, यहाँ पर 3 की जगह t के जगह एक बार 0 बैठाएंगे, दैट इज 3 माइनस 0 दैट इज 3, 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 कितना आ जा रहा है 18। दिस इज इंपल्स, फोर्स है और टाइम है दैट इज न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इस प्रोसेस से इंपल्स निकाले हम लोग और हमारा निकला 18 न्यूटन। चलिए अब हम चाहते हैं कि ये फॉर्मूला लगा करके निकाले, क्या निकाले, ये वाला फॉर्मूला इंपल्स निकालने का ये लगा। तो आपको क्या चाहिए होगा, एवरेज फोर्स पहले चाहिए होगा। तो चलिए हम यहां पर निकालते हैं एवरेज फोर्स। और एवरेज फोर्स निकालने का तरीका आपको पता है, क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे, दैट इज 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अपॉन 4 कर देंगे। क्या निकल रहा है देखिएगा, 5 6 7 8, 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 हो गया आपका 15, 15 और 9 हो गया, 15 और 5 20, 24, 24/4, ये आपका 24/4, 6, तो ये आ जा रहा है 6 न्यूटन आपका एवरेज फोर्स है। क्लियर है कि नहीं। तो अगर हम अल्टरनेट फॉर्मूला का यूज करें, इंपल्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, सो इंपल्स इक्वल टू आ जा रहा है एफ एवरेज और इनटू डेल्टा टी टाइम इंटरवल। तो इंपल्स इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 6 इंटू टाइम इंटरवल कितना है, ध्यान दीजिएगा 3 है फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम कितना है 0, तो 3 माइनस 0 क्या हो गया 6, 6 3 जा 18 न्यूटन। क्या दोनों सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, हाँ सर सेम आ गया सर, मजा, बहुत मजा, बहुत मस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल हम आपके सामने रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल आपके सामने रखेंगे ताकि ज्ञान खुले और क्या डिफरेंस है दोनों में, ये बात आपको समझ में आए। हम एक एग्जांपल आपके पास रख रहे हैं, फिर डिफरेंस बताएंगे दोनों में क्या है। आपके पास एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज फोर्स इज गिवन टू यू लाइक दिस, टी स्क्वायर प्लस 2t। यही था क्या, टी स्क्वायर प्लस 2t दे। अब आप फोर्स निकालिए, कब निकालिए, t इक्वल टू 0 पर। जब t इक्वल टू 0 है तो फोर्स कितना है, फोर्स क्या हो जाएगा आपका 0 न्यूटन, 0। t इक्वल टू जब 1 सेकंड है तो उस समय फोर्स क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, फोर्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3 न्यूटन। ठीक है, t इक्वल टू जब 2 है उस समय फोर्स कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 दैट इज 8 न्यूटन। एंड अगेन t इक्वल टू जब 3 है, टाइम पीरियड वही ले रहे हैं अभी, ठीक है, 0 से 3 तक लिए हैं, अभी भी 3 तक ले रहे हैं, बस फोर्स का जो वेरिंग टाइप था वो बदल दिया, कि फोर्स टाइम के हिसाब से इस तरह से बदल रहा था, अब इस तरह से बदल रहा है, इक्वेशन बदल गया है बस। क्लियर है। नाउ द फोर्स इज क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 इज 9 प्लस 6 इज 15 न्यूटन। क्लियर है। अब इस तरीके से पहले इंपल्स निकालिए, फिर इस तरीके से निकाल के देखिए क्या हो रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम इंपल्स निकालने जा रहे हैं। नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। तो यहाँ पर फोर्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 2t dt फ्रॉम 0 to 3। अब बाय पार्ट्स कर दीजिए, टी स्क्वायर dt इंटीग्रेशन अलग से कीजिए और 2t dt इंटीग्रेशन अलग से कीजिए, 0 to 3, 0 to 3, यहां से आ जाएगा आपका t क्यूब बाई 3। क्लियर है कि नहीं, 0 to 3 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 0 to 3। क्लियर है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, 3 को बैठाएंगे t के जगह पे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आ जा रहा 27/3, फिर माइनस 0 आएगा, तो कोई मतलब नहीं लिखने का, प्लस 2 2 को काट दीजिए, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, टी के जगह में क्या बैठाना है 3 बैठाना है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और एक बार क्या आएगा 0 आएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ध्यान से क्या आ जा रहा है, यस और नो, क्या दिक्कत है, 3 का स्क्वायर बैठाएंगे माइनस 0 का स्क्वायर बैठाएंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना है 3 9 जा, अब क्या आ जा रहा है यहाँ पर 9 टाइम्स में घटा 9 प्लस 9 दैट इज 18 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं, आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है, 19 न्यूटन आया है, कोई दिक्कत। अब कैलकुलेशन ठीक है, अब सब कुछ आगे बात करते हैं। अब आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस है इस फॉर्मूला का यूज करना है, जिस तरह से आपने यहां पर किया है। क्लियर है। तो देखिएगा ध्यान से, हम एफ एवरेज निकाल रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 0 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 15 और डिवाइड में क्या करेंगे 4, तो क्या आ जाएगा 15, 15 और 5 हो गया 25, 6 7 8 23 26 सॉरी 23, चलो 5 8 हो गया और 3 11, 11 और 10 हो गया 22, 22 11 और 10 22, 22 और 5
फिर गलत हो रहा है यहाँ, कैलकुलेशन करके बता दिया। कितना हो रहा है 26 ना, 26/4 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, 13/2 हो जाएगा। यस और नो, 2 से काट दिए, 13 से काट दिए, कितना आ रहा है 6.5 न्यूटन। दिस इज एवरेज फोर्स यू आर फाइंडिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ मीन। एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन, मीन निकाल रहे हैं आप, एवरेज निकाल रहे हैं। अब आप इंपल्स निकालेंगे, जो आपका दूसरा तरीका है, सॉरी, इंपल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स into time interval. What is your average force? 6.5 Newton is average force. What is the time interval? 3 minus 0, that is 3, and you are finding 3 5 ja 15.1, 3 6 ja 18 और एक 19। ये आ रहा इंपल्स आपका न्यूटन सेकंड, और यहां पर न्यूटन लिख दिया था गलती से, क्या हो गया न्यूटन सेकंड। ये इंपल्स यहां पर 18 न्यूटन सेकंड आया था, और यहां पर इंपल्स आ रहा 19.5 न्यूटन सेकंड। क्या दोनों ही प्रोसेस हमने सेम सेम किया है कि नहीं किया है? तो कहां मिस्टेक हो रहा है, आपको यही समझाना है हमको इस एग्जाम्पल के थ्रू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए हमने दो टाइप के एग्जाम्पल लिया। आप देख पा रहे हैं यहां पर ये इक्वेशन जब लिया तो ये दोनों ही प्रोसेस काम कर गया, लेकिन जब ये इक्वेशन लिया तो ये दोनों प्रोसेस काम नहीं किया। यहां से जो आंसर आ रहा है और यहां से जो आंसर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। मतलब कहीं तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपको बता दूं मैं, प्रॉब्लम यहां पर है, एवरेज निकालने में है। ये जो हम एवरेज निकाल रहे हैं, ये तरीके से एवरेज यहां पर नहीं निकाल सकते हैं, कैन नॉट बी सॉल्व्ड लाइक दिस। सवाल यह है कि वाई यहां कर सकते हैं, वहां क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप देखिए ध्यान से, ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। देखिए इसका ऑर्डर, इसका पावर में क्या है, मैक्सिमम 1 है। समझ में? ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चा, अगर फोर्स को आप एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से दिखा रहे हो, इस तरह हो चाहे इस तरह हो चाहे इस तरह हो, कैसे भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर जब आप फोर्स को दिखाने जा रहे हो, क्वाड्रेटिक है तो कर्वेचर दिखाना पड़ रहा है, या तो इस तरह का होगा, या तो इस तरह का होगा, या तो इस तरह का होगा, कर्वेचर दिखाना पड़ रहा है। तो सुनिएगा ध्यान से, याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, आप ध्यान दीजिए, यहां कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या, नहीं, नहीं कंटिन्यूअस नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी टाइम 0 होने के बाद ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। माने ये अगर 0 हो गया तो फोर्स सीधा सीधी 3 आ जा रहा है, कांस्टेंट 3 से कम आ सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब यहां फोर्स जो स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, आप कह सकते हैं, इफ दिस इज फोर्स एंड टाइम ग्राफ, if this is force and time graph, this force will start from 3 if this is 3। 0 तो आ ही नहीं रहा है। Is it possible to come 3? कभी भी आएगा क्या? बोले सर आ सकता है, बहुत जुगाड़ लगाएंगे, t के जगह पे हम अगर क्या बैठाएं, -3/2 बैठा दे तब जाकर के बैठेगा। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एक होता है डिस्क्रीट फंक्शन, एक होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, क्लियर है कि नहीं? डिस्क्रीट का मतलब क्या है, अलग अलग। जब डिस्क्रीट फंक्शन होता है ना, तो उसको ऐड करने का जो तरीका होता है, सॉरी, जो उसका मीन निकालने का तरीका होता है, ये होता है। और क्लास 10 में आपने ये बात पढ़ा है, मीन मीडियन मोड। डिस्क्रीट चीजों को जोड़ने का काम, अलग अलग चीजों को जोड़ने का काम आप ये करते हैं। लेकिन जब कोई चीज कॉन्टिन्यूअस होता है, जब कभी भी वो वेनिस नहीं होता है, तो उस समय जो आप निकाल रहे हैं ये एवरेज फोर्स, इस तरह से नहीं निकाला जा सकता है। ये एवरेज फोर्स निकालने का जो तरीका है वो गलत तरीका है। ये मीन निकालने का तरीका यहां सही है बट वहां सही नहीं है। मतलब जब भी लीनियर इक्वेशन दिया रहे फोर्स का, तो आप दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन अदर देन लीनियर अगर कुछ भी दिया रहे तो उस समय मैच नहीं करेगा। चाहे आप इस तरह से भी एफ को ले सकते हैं, मान लीजिए एफ आपने इस तरह से ले लिया 2 sin थीटा, ऐसा ले लिया, ऐसा भी तो हो सकता है। आप बताइए जरा, sin थीटा जो है क्या डिस्क्रीट फंक्शन है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सिर्फ इतना पूछेंगे आपसे। बोले सर इसका डोमेन जो होता है, साइन थीटा का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर होता है। मैथ्स तो पढ़े हो, ऑल रियल नंबर, कहीं पर भी ये साइन जो है वैलिड है। इसका रेंज -1 से 1 के बीच होता है, डोमेन तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और आप क्या निकालना चाहते हो, एवरेज निकालना चाहते हो उस फोर्स का,
तो ये तरीका तो हो ही नहीं सकता। कैसे आप जोड़ोगे अलग अलग जगह पे? आप बोलने का मतलब है कि पहले फोर्स 0 था और उसके बाद सीधा फोर्स 3 हो गया, इसके बीच में कोई फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है। हम कहना चाह रहे हैं इसके बीच भी फोर्स है जो आप यहां लिखे ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? डिस्क्रीट अगर होता तो 0 को अलग से जोड़े, 3 को जोड़े, 8 को जोड़े, 15 को जोड़े, चलता है। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, अरे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब फिर से आपको कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर जो है ना, सॉरी, अगर टी स्क्वायर प्लस 2t का ग्राफ आप बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार अगर आ रहा है तो क्या ये डिस्क्रीट फंक्शन है? कहीं पे भी टूटा हुआ ग्राफ दिख रहा है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मीन इस तरह से, एवरेज इस तरह से नहीं निकाला जा सकता है। तो आप इन दो एग्जांपल से ये बात समझ पा रहे होंगे कि लीनियर दिया रहे तो चलता है, बट अगर क्वाड्रेटिक दिया रहे तो नहीं चलता है। ये फोर्स, एवरेज फोर्स निकालने का तरीका नहीं है। सवाल मन में ये आएगा, फिर क्या तरीका है? सर ये तरीका नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर क्या तरीका है? एवरेज फोर्स हमें निकालना है तो फिर क्या तरीका है? चलिए उस बात पर बात करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। समझ में आया? इसीलिए बोला कि सामने दिखा। कोई नोट्स वोट्स नहीं है, इस तरह का चीजें हमारे पास, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीजें चल रही है। फंस गए थे तो फिर स्टडी किए, ये सब दिमाग में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करें, स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें ये समझना है कि अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उसका मीन कैसे निकाला जाए, दैट इज एवरेज कैसे निकाला जाए। फिर कह रहे हैं ये सिर्फ क्लास 11 में नहीं, क्लास 12 में भी काम आएगा ये तरीका जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये लिखा हुआ है पहले से। ये है एवरेज या मीन निकालने का तरीका अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो। इफ दिस फोर्स इज कंटिन्यूअस अदर देन लीनियर, अदर देन लीनियर, अगर लीनियर था तो काम चल गया था उस प्रोसेस से भी, लेकिन अगर लीनियर के अलावा कोई भी फंक्शन आप डालोगे उस फोर्स के जगह पे तो आपको यही प्रोसेस से काम करना पड़ेगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला था, सॉरी फोर्स था, वो क्या था? टी स्क्वायर प्लस 2t था। क्लियर है कि नहीं? आपके पास टी स्क्वायर प्लस 2t था, एग्जाम्पल जो आप बना रहे थे। ये जो करेक्टेड वर्जन है वो बनाने जा रहे हैं अब हम। क्लियर है कि नहीं? तो आपने क्या किया था? इंपल्स निकाला था, अच्छा नहीं, एफ डी टी निकाला था ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, एफ डी टी T1 से T2 ये निकाला था ना। इसी को सॉल्व करके कितना निकाला था? अभी जस्ट निकाला ना आपने, कितना था? 19 पॉइंट, नहीं 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 नहीं, इस प्रोसेस से जो आपने अभी जस्ट निकाला यहाँ पर लिखा था, आपको अभी याद होगा कितना लिखा था? चेक कीजिए, 18 न्यूटन था। ठीक है, सही है, 18 न्यूटन था। अब हम प्रोसेस नहीं जा रहे, आपने देखा निकाला है इस तरह से। क्लियर है कि नहीं? और आप ये बात कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू एफ ए भी डेल्टा टी, तो यहां लिख दिए वैसे एफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी को डिवाइड कर देना होता है, सिंपल। तो यहां से आप अगर एफ ए भी निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये जो 18 न्यूटन लिखे हैं, ये जो पूरा चीज है 18 न्यूटन है, डिवाइड करना होगा किससे? डेल्टा टी से। और डेल्टा टी कहां से कहां तक था? 0 से 3 तक था, मतलब 3 माइनस 0 दैट इज 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना। यहाँ पर यूनिट क्या है? न्यूटन खाली कि न्यूटन सेकंड? गलती से न्यूटन लिख दिए हैं बच्चा, इम्पल्स है, न्यूटन सेकंड है, और यहाँ पे सेकंड है। तो ये जो 3 है इसको काट दो, 6 है, तो एवरेज फोर्स यहाँ से क्या आएगा? 6 न्यूटन सेकंड। बच्चा अब तुम एक काम करो, क्या करो? इम्पल्स जो है निकालो, इम्पल्स निकालोगे एफ ए भी इंटू डेल्टा टी, तो तुमको दिख ही रहा है ए भी 6 है और डेल्टा टी 3 है, कितना आ जाएगा? 18 न्यूटन सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से भी अब 80 न्यूटन पर सेकंड ही आएगा। क्लियर है कि नहीं? जो हमारा मीन निकालने के तरीका था उसमें लूप होल था, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया। अब मीन जो निकालना होगा, दैट इज एवरेज जो निकालना होगा, वो इस तरीके से निकालना होगा कि आपको पहले क्या करना होगा? फोर्स को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा और डिवाइड करना होगा टाइम इंटरवल को, जो कि आपने लिखा है यहाँ पर। तो सवाल में सिर्फ इंपल्स ही पूछेगा ऐसा जरूरी नहीं है आपसे। अगर सिंपल एवरेज फोर्स पूछ दे तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। एवरेज फोर्स निकालने का ये एक फुल प्रूफ तरीका है जो कि हम क्लास 12 में एसी दैट इज अल्टरनेटिंग करंट में यूज करेंगे एवरेज करंट निकालने के लिए, ना कि सिर्फ यहाँ बट वहां पर भी। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए इंपल्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमें समझना है। हम स्टार्ट करेंगे इस कहानी को न्यूटन सेकंड लॉ से, ठीक है? तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है द फोर्स
applied or the external force applied on a body is equal to rate of change of momentum on that body. We know it. Now अगर इस चीज को हम इस तरह से इस dt को इधर लेके आ जाए f dt तो क्या आ जाएगा इधर ओनली dp. यस और नो. और अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे बच्चा तो यहां पर f dt हो जाएगा और इधर इंटीग्रेट करेंगे dp हो जाएगा. चलिए लिमिट बैठाइएगा ध्यान से. इधर वेरिएबल कौन है? टाइम है तो इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम t1 टू t2. इधर वेरिएबल कौन है? मोमेंटम चेंज हो रहा है इधर तो इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल मोमेंटम. बोलिए क्लियर है कि नहीं? एज यू नो f dt integration of force with respect to time from initial time to final time is nothing but impulse. अभी तो आपने पढ़ा. और अगर dp का इंटीग्रेशन करने जाइएगा, मोमेंटम का इंटीग्रेशन करने जाइएगा तो ओनली क्या आ जाएगा? p और कहां से कहां तक लिमिट लगा हुआ है? p1 से p2 तक. तो आप इस बात को कह सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं सर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. क्या इस बात को आप ऐसा लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का मतलब कुछ और नहीं, चेंज इन मोमेंटम होता है ना? So this is what you are finding here is called impulse momentum theorem. You can state it, the impulse is equal to the change in momentum of a body. This is known as impulse momentum theorem. This is known as impulse momentum theorem. That is, impulse is equal to change in momentum of a body. Clear है कि नहीं? समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर है कि नहीं? Impulse equal to change in momentum of a body. I think it is clear, very easy to understand and is applicable in many cases. हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस भी आगे. क्लियर है? तो अब हमें इम्पल्स का कुछ एग्जाम्पल देखना चाहिए और समझना चाहिए कि वहां क्या करने से फोर्स को घटा या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इम्पल्स कुछ और नहीं, एक फोर्स ही तो है. इसे हम इंपल्सिव फोर्स कह रहे हैं. इंपल्स कुछ और नहीं, टोटल इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स ही है. जो आप इंपल्स नाम दे रहे हैं सिंपल में, ये क्या है? टोटल इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स, जो कि वेरी कर रहा था, जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहा था, मैक्सिमम पर जा रहा था और फिर वापस जीरो पर आ रहा था. दैट इंपल्सिव फोर्स का जो टोटल इफेक्ट है वही तो इंपल्स है. तो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इफेक्ट कितना कहां ज्यादा पड़ेगा, क्या करने से इफेक्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं. ध्यान दीजिए. अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. अब हमें इंपल्स के कुछ एग्जांपल को फील करना है ताकि आप इसके सिग्निफिकेंस को समझ सके रियल लाइफ में. तो जैसे कुछ एग्जांपल्स है, हिटिंग, किकिंग, कैचिंग, जंपिंग, डाइविंग, कॉलिजन एटसेट्रा. ये सारे सिचुएशन में इंपल्स एक्ट करते हैं, इंपल्स काम करते हैं. चाहे आप किसी को हिट कर रहे हो या किक कर रहे हो, किसी को, मतलब जरूरी नहीं किसी इंसान को ही बोल रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को भी हो सकता है. लतियाने का अगर आदत है तो किसी ऑब्जेक्ट को भी लतियाओ कभी कभी, है ना, हम से इंसान. कैचिंग है ना, कैचिंग, जंपिंग, डाइविंग, डाइविंग मतलब समझ में आ रहा, आपने वाटर में जंप कर दिया, है ना. कॉलिजन, दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड कर रहे हैं, इन सभी सिचुएशन में क्या होता है? इंपल्स एक्ट करता है. इन ऑल दीज केसेस द इंपल्स एक्ट्स. तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने पढ़ा, एक बार रिपीट कर रहे हैं. इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt और यू में से एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल. और अभी आपने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ा जिसमें आप चेंज इन मोमेंटम भी पढ़े. इंपल्स इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा, एवरेज फोर्स वाला भी फॉर्मूला पढ़ा और चेंज इन मोमेंटम वाला भी फॉर्मूला पढ़ा. और आपको मैं बता दूं, इन सभी केसेस में जो भी लिखा हुआ है ये सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं. क्या होते हैं? कांस्टेंट. बोलने का क्या मतलब है? बोलने का ये मतलब है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने फोर्स को बढ़ाया है तो टाइम इंटरवल घटाना पड़ेगा. क्लियर है कि नहीं है?
अच्छा, एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, अब वैसे नीचे लिख रहे हैं, डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है एवरेज फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, ये जो दोनों चीज है ये कांस्टेंट अगर है तो आप ये बात कह सकते हैं कि एवरेज फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम इंटरवल का। और ये जो टाइम इंटरवल है ना, वो क्या है एक्चुअली, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का टाइम ऑफ कांटेक्ट है। यहां से ये बात समझ में आ रहा है, सो इफ टाइम ऑफ कांटेक्ट डेल्टा टी इंक्रीज्ड, अगर ये टाइम ऑफ कांटेक्ट को हम इंक्रीज कर देंगे, एवरेज फोर्स इज डिक्रीज्ड, ये जो एवरेज फोर्स आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है कि नहीं है? डिक्रीज्ड और डाइल्यूटेड मतलब या तो वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। जितना ज्यादा टाइम ऑफ कांटेक्ट आप दीजिएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जितना ज्यादा टाइम ऑफ कांटेक्ट आप दीजिएगा, फोर्स उतना कम अप्लाई होगा, एवरेज फोर्स उतना कम अप्लाई होगा। और जो फोर्स के बारे में आपका स्कूल का टीचर आपको बताया, दैट इज एवरेज फोर्स, शुरू में ही बताया आपने। इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम जो आपको बताया गया है, वो फोर्स कौन सा फोर्स है, एवरेज फोर्स। क्लियर है कि नहीं है, एवरेज फोर्स। एंड वाइस वर्सा मतलब ये हो रहा है कि अगर टाइम को घटा देंगे, मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट काफी कम है, तुरंत टच करके हट जाएगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट काफी कम होने की वजह से फोर्स जो है, दैट इज एवरेज फोर्स जो है, काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स है। तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हुए हैं, देखिए इनको फील करने का कोशिश कीजिए। कह रहा है इन हिटिंग और किकिंग अ बॉल, फुटबॉल है मान लीजिए, ठीक है कि नहीं, फुटबॉल को आपको किक करना है, काफी दूर आपको पहुंचाना है, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उस बॉल में किक करने के लिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना है तो बस बॉल में जाकर के टच करके हटाना होगा, मतलब फोर्स लगा करके जस्ट हटना होगा। हम आपको पैर से तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि ये अगर फुटबॉल है, सॉरी हाँ, ये अगर फुटबॉल है, ये अगर फुटबॉल है और ये अगर हमारा लेग है, तो इसको क्या करना होगा, जस्ट टच करके हटना है, जस्ट टच करके हट जाना है। टाइम ऑफ कांटेक्ट काफी कम होना चाहिए। लिख रहा इन हिटिंग और किकिंग अ बॉल वी डिक्रीज द टाइम ऑफ कांटेक्ट, हम टाइम ऑफ कांटेक्ट को जस्ट ना के बराबर करते हैं। इससे क्या होता है, सो दैट लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल, बहुत ज्यादा फोर्स उस पर आता है, और फोर्स इक्वल टू ma होता है, तो फोर्स अगर ज्यादा होता है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। आगे लिख रहा है प्रोड्यूसिंग ग्रेटर एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा फास्ट मूव करेगा।